मित्रों नमस्कार। अशोक वाजपेयी जी पर चल रहे एकाग्र की इस नई कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, साहित्य और कला में समवयस्कों की एक दूसरे पर राय जानना उत्सुकता से भरे हुए पथ पर चलने जैसा है। नरेश सक्सेना और अशोक वाजपेयी ऐसे ही दो समवयस्क हैं। कविता सहित साहित्य की कुछ एक विधाओं में दोनों की सक्रियताओं से हम सभी परिचित हैं। आज जबकि अशोक वाजपेयी जी पर एकाग्र की यह 25वीं कड़ी है, हम नरेश सक्सेना जी को इसमें पाकर अति प्रसन्न हैं। आज के इस संवाद में समय के कई ऐसे हवाले आएंगे जिनमें ये दोनों ही सर्जक और कई दूसरे सर्जक भी रहते आए हैं अपनी अपनी सक्रियताओं के साथ। अपने समय में अशोक वाजपेयी जी की उपस्थिति किस तरह की है, आज नरेश जी की ओर से इस पर बात होगी। इस संवाद के माध्यम से हम साहित्य और उसके सर्जकों की दुनिया के कई अंदरूनी प्रसंगों से भी अवगत होंगे। पारस्परिकता के कई सर्जनापरक सूत्र भी हमारे सामने खुलते चले जाएंगे, जहां कुछ बेहतर ढंग से साहित्य और समय अनुनादित हो रहे हैं। तो आइए मित्रों, हम सीधे नरेश सक्सेना जी के पास चलते हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। नरेश जी नमस्कार, स्वागत। नमस्कार नमस्कार। और बहुत बहुत जी जी बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, जो लोग भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनसे मैं शुरू में एक निवेदन ये करना चाहता हूं और अपनी हार्दिकता के साथ कि अशोक वाजपेयी की सृजनात्मकता इतनी विस्तृत है और उसका आयतन और वो इतना सघन है कि मैं अपने आप को उस सारे विस्तार और सघनता को मैं अभिव्यक्ति दे सकूं, इसके लायक मैं स्वयं को मानता ही नहीं हूं। हाँ, ये एक बात जरूर है कि कविता से मुझे प्रेम रहा है और एक वो समय था 1958 का, 1958। कितने बरस हो गए? 65 बरस, 60 बरस से ऊपर का वक्त बीता जब पहली बार मैंने अशोक वाजपेयी को पढ़ा। ये वो समय था जब अशोक वाजपेयी शायद 17 बरस के थे, क्योंकि मुझसे छोटे हैं 2 बरस के 3 बरस। मैं 19 बरस का था और एक संयोग ऐसा है कि उनके और मेरे इंटरमीडिएट के कई सहपाठी कॉमन हैं। यानी सागर विश्वविद्यालय में जो इंटरमीडिएट में उनके साथी थे, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जबलपुर में मेरे साथी हुए। और उन्हीं में से एक साथी ने जब कविता में मेरी रुचि देखी तो मुझे प्रभावित करने के लिए उन्होंने एक पत्रिका निकाल कर रखी, संवेद पत्रिका। संवेद पत्रिका अपने समय की एक बहुत महत्वपूर्ण और समृद्ध शुरुआत थी। उस पत्रिका को जब मैंने देखा और उसकी रचनाएं देखी तो ये समझिए कि मैं आश्चर्यचकित था कि इंटरमीडिएट का कोई छात्र इस स्तर की पत्रिका का संपादक हो सकता है। ये मेरे लिए अकल्पनीय था, लेकिन ये एक सच्चाई थी और इस सच्चाई को अशोक वाजपेयी ने आज तक
अपनी अपने सृजन के पथ पर आगे आगे चलते हुए, औरों से बल्कि बहुत आगे चलते हुए इसको सिद्ध किया है। जब हम कविता की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए, अगर मैं कुंतक के बारे में याद करूं, संस्कृत के जो बहुत महान विद्वानों में से एक थे, उनका ये कहना था कि जिसको संगीत की, चित्रकला की, नाट्य कला की और तमाम दूसरी जो कलाएं इससे जुड़ी हुई हैं, यानी नृत्य और संगीत और पेंटिंग और अभिनय की कलाएं, अगर वो इसमें दक्ष नहीं है तो वो कविता नहीं कर सकता। अब अगर आप भाषा के स्वरूप पर विचार करें, भाषा के जन्म को देखें, भाषा के जन्म को, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास, उससे भी पहले चलें और एक और सूत्र को देखें जिसमें कहते हैं नाद ब्रह्म है। ये नाद ब्रह्म क्या होता है? जब बच्चे का न्यूक्लियस मां के पेट में अस्तित्व में आता है तो उसके आंख, कान, नाक, मुंह, सिर, पैर नहीं होते। मित्रों, बार बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नरेश जी को हम लोग भली भांति सुन सकें। मुझे लगता है कि फिर से कोई समस्या आ गई है। अभी फोन से कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, कई बार फोन के साथ दिक्कत हो जाती है। और देखिए वे पुनः जुड़ गए हैं। नरेश जी, स्वागत स्वागत जी, स्वागत। प्लीज, ठीक चल रहा है? कुछ आवाज, कुछ डिस्टरबेंस हुआ क्या? बस कुछ देर के लिए हुई, अभी ठीक है। आप प्लीज आगे कंटिन्यू करें जी। हाँ, मैं जो बात कह रहा था वो सुनाई दी है? जी हाँ, जी हाँ, जी। इस बीच में मैं जो बात कह रहा था कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो उसके नाक, कान, आंख, मुंह, हाथ, पांव कुछ नहीं होता, सिर्फ आवाज होती है दिल के धड़कने की। और डॉक्टर माँ के नाभि पर आला रखकर उस आवाज को सुनवाता है, ये दिल के धड़कने की आवाज। इस नाद से ही जीव की उत्पत्ति का प्रमाण मिलता है। ये नाद ब्रह्म है। इसका कितने विश्लेषण होंगे, लेकिन मेरे लिए ये एक, क्योंकि जब मेरा पोता गर्भ में आया और मेरी बहू ने उसके दिल के धड़कने की आवाज सुनी और खुश होकर मुझे बताया, तो मुझे अचानक याद आया, अरे नाद ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है। तो ये सबसे पहले ध्वनि, और ध्वनि आई लय के साथ, माँ के दिल के धड़कने की लय के साथ बच्चे का दिल धड़क रहा है। वो बच्चा माँ को पैदा होने के बाद उसके दिल की धड़कन से ही पहचानता है। भाषा उसे नहीं आती, लेकिन माँ तो उससे बात करती है और वो माँ की बातें समझता है। तो भाषा नहीं है, अभिनय, मुद्राएं और आवाज का, जिसको हम टोन कहते हैं, स्वर कहते हैं, वो किस स्वर में बच्चे से बात कर रही है, वो उसकी मुद्राएं कैसी हैं। ये मुद्राएं, ये अभिनय, कुंतक ने जो बात कही थी भाषा के, कविता के बारे में, तो भाषा इन कलाओं से शुरुआत ले रही है अपनी।
भाषा का जन्म मनुष्य के जन्म के साथ हो रहा है, और बच्चे के साथ माँ का संवाद अभिनय मुद्राओं से और स्वर से हो रहा है, टोन से हो रहा है, लोरी से हो रहा है, संगीत से हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं गुफाओं में हमें चित्र मिलते हैं, शब्द नहीं मिलते। तो ये जो विकास हो रहा है, मनुष्य की सभ्यता का विकास हो रहा है, उसमें पहले लय आ रही है, ध्वनि आ रही है, टोन्स आ रहे हैं, चित्रकलाएं आ रही हैं, अभिनय आ रहा है। उसके बाद आती है भाषा, और भाषा इस सारी इंद्रियता के विकास का ही नाम है। अगर ये इंद्रियता विकसित ना हो, यानी जो जो बच्चा बहरा होगा, वो गूंगा भी होगा, जो सुन नहीं पाएगा वो बोल नहीं पाएगा। तो ये जो हम भूल जाते हैं कि कविता भाषा हमारे पास अंतिम कला के रूप में आई है, और उसने अपने से पहले आई हुई सारी कलाओं का इस्तेमाल अपने लिए किया। और अशोक वाजपेयी मुझे लगता है अपने समय के ऐसे अकेले प्रतिनिधि के रूप में कवि हैं जो संगीत, चित्रकला, नाट्यकला, आर्किटेक्चर और तमाम सारी मनुष्यता से जुड़ी हुई चीजों जो जो हम भाषा के माध्यम से जिनसे हमारा संपर्क होता है, मनुष्य का जीवन और मनुष्य के जीवन को नियंत्रित इन दिनों करने वाली राजनीति से हमारा परिचय कराता है। उसके उसके ये समझ लीजिए कि उसके एकमात्र तो मैं कहने की बात नहीं है, लेकिन फिलहाल यदि मुझसे पूछें तो मुझे दूसरा नाम ऐसा याद नहीं आ रहा जो जिसके माध्यम से अशोक वाजपेयी ने तमाम सारी कलाओं के साथ भोपाल भारत भवन में से शुरू करके, और उससे भी पहले शुरू करके, दरअसल जब वो सीढ़ी में थे तो उन्होंने जो यानी शुरुआत तो उन्होंने जब वो मुझे लगता है 17 बरस के थे, जब उन्होंने संवेद पत्रिका का संपादन किया, तब से लेकर के, और सीडी में उन्होंने कविताओं की, बिल्कुल युवा कवियों की कविताओं की सीरीज, पहचान सीरीज शुरू की। उसके लिए मुझे भी आमंत्रित किया था उन्होंने, लेकिन अपनी काहली के कारण या कुछ दूसरी परिस्थितियों के कारण मैं उसमें शामिल नहीं हो सका। तो अशोक वाजपेयी के ये मैं जरूर कह सकता हूं कि कविता के प्रेम के चलते मैं अशोक वाजपेयी के विकास को किसी तरह से साथ साथ चलते हुए समझ पाया हूं, और मैं उनके बहुत से प्रशंसकों में से एक हूं। उनके पास भाषा इतनी समृद्ध है, इतनी समृद्ध है कि कोई भी उससे, यानी आलोचना के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में तो कोई उनका सानी नहीं है। वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे शब्द वो संस्कृत से लाते हों ऐसा नहीं है, वो देशज शब्दों से। अब मुठभेड़ मुठभेड़ एक ऐसा शब्द है जो पुलिस की भाषा में काम आता है। हम ये नहीं कहते कि हमारी किसी मित्र से मुठभेड़ तभी होगी जब हाथापाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। पुलिसिया कार्रवाई में मुठभेड़ में एक आक्रामकता होती, घात प्रतिघात होता है, हो सकता है कोई लाश गिर जाए, मुकदमा चले। तो ये इस शब्द को वो आलोचना में लाते हैं,
और याद करिए कि उन्होंने जब एक लेख धर्मयुग में लिखा था अज्ञेय पर, बूढ़ा गिद्ध क्यों पंख फैलाए, तो वो अशोक के वो अज्ञेय जैसे बड़े कवि के रचना संसार से मुठभेड़ ही कर रहे थे। ऐसे अनेक शब्द उनके उनके वोकेबलरी में, उनके शब्द भंडार में, वो नए नए शब्द लेकर के आते हैं। जब हम ये कहते हैं कि कविता एक पंक्ति में क्या से क्या कर देती है, तो ये बात हम सिर्फ कविता के लिए ही नहीं कहते, ये बात तो हम हर विषय के लिए कहते हैं। एक पंक्ति विज्ञान के लिए भी कहते हैं। एक पंक्ति क्या से क्या कर देती। आर्यभट्ट ने एक पंक्ति क्या कही थी? आर्यभट्ट ने कहा था पृथ्वी भ्रमण करती है। अरे, पृथ्वी तो वेदों में अचिला बताई गई है। और लोग टूट पड़े आर्यभट्ट के ऊपर, ये क्या बात कह रहे हो कि पृथ्वी घूमने जाती है, कहीं भ्रमण करती है। और आज हम जानते हैं कि ये एक 10 वर्ष का बच्चा भी जानता है कि पृथ्वी भ्रमण करती। लेकिन आज से हजारों साल पहले जब आर्यभट्ट ने ये पंक्ति कही, जब गैलीलियो ने ये पंक्ति कही, इस एक पंक्ति ने क्या कर दिया था। या न्यूटन ने जब गति के नियमों का पहला नियम कि रुकी हुई चीजें रुकी रहना चाहती हैं और चलती हुई चीजें चलती रहना चाहती हैं, तो ये कमाल की एक पंक्ति, ये विज्ञान की पंक्तियां हैं। ये एक हबल एक वैज्ञानिक हुए, बड़े वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने पहली बार ये कहा था अंतरिक्ष फैल रहा है। अरे, लोगों ने, तमाम वैज्ञानिकों ने कहा कि अंतरिक्ष तो अनंत समझ रहे थे हम, अंतरिक्ष फैल के कहां जा रहा है। उन्होंने कहा अंतरिक्ष फैल रहा है। और ये बात अंततः मान ली गई कि अब अंतरिक्ष अनंत की ओर जा रहा है। अंतरिक्ष सीमित था। ये बात तो जब 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 बिग बैंग की थ्योरी आई, तभी यही इसी तरह से उसका विश्लेषण किया गया कि उसने फैलना शुरू किया। उसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश गंगाएं प्रकट होना शुरू हुई। अंतरिक्ष फैल रहा है और अनंत की रचना अब अनंत की ओर जा रहा है। अनंत अशोक वाजपेयी का एक प्रिय शब्द, क्योंकि उनके ऊपर बहुत से प्रहार अकारण ही किए गए। क्यों किए जाते हैं ये प्रहार, हम लोग जानते हैं। शून्य और अनंत, ये दोनों अवधारणाएं ज्ञान गणित की अवधारणाएं हैं। अशोक वाजपेयी की का प्रिय शब्दों में से है अनंत। अनंत को हम तो खैर, इसे आगे हम चलते हैं। अशोक वाजपेयी ने अपनी एक पंक्ति में क्या क्या काम कर देते हैं। वो अपनी एक पंक्ति से वो कहते हैं दृश्य एक पर्दा है। कमाल है, दृश्य ही पर्दा है, यानी पर्दे के पीछे दृश्य है। तो कहते हैं हाँ, लेकिन दृश्य स्वयं एक पर्दा है। आज हम देख रहे हैं कि जो दृश्य हैं उन पर किस तरह से दूसरे दृश्यों से पर्दे डाले जा रहे हैं। कभी मंदिर का पर्दा डाला जाता है, कभी साधु संतों के व्याख्यानों का पर्दा डाला जाता है, कभी नरसंहार का पर्दा डाल दिया जाता है। पर्दे पर पर्दे पड़ रहे हैं। और कोई भी दृश्य हमारे सामने भौतिक रूप से, जब कोई भी दृश्य आता है तो वो अपने पिछले दृश्य को छुपा रहा होता है।
हम कितनी दूर देख सकते हैं एक दृश्य को? हम पेड़ों की एक कतार को देखते हैं, हम एक जंगल का सामने का हिस्सा हमें दिखाई देता है, तो सामने का हिस्सा अपने पिछले हिस्से को छुपाए हुए होता है। ये एक बड़ी पंक्ति है। दृश्य एक पर्दा है, पूरी कविता है, और घटित हो रही है, राजनीति में घटित हो रही है। जो मंदिर बन रहा है वो एक पर्दा, हमारे समय पर, हमारी आकांक्षाओं पर, हमारे देश में जो साधनों की लूट मची हुई है उस पर बहुत से पर्दे पड़े हुए हैं। उस पर पाकिस्तान का पर्दा पड़ा है, 370 का पर्दा पड़ा है, मंदिर का पर्दा पड़ा है। कमाल है। अब सवाल ये है कि क्या अशोक वाजपेयी एक कवि के रूप में किस तरह से अपना काम करते हैं? वो अनायास करते हैं। एक जगह उन्होंने कहा कि मेरी कविताओं, मेरी जो कविताएं प्रकाशित हैं वो मेरी कविताओं के प्रथम प्रारूप हैं। तो मैंने कुछ समय बाद उनको फोन करके कहा कि ऐसा बिल्कुल मत कहिए, होगा, और ये शायद हो, उनका स्वयं का कथन है, लेकिन वो अनायास ही, वो इतना पढ़ते लिखते सोचते हैं और इतने वर्षों तक वो ये काम करते रहे कि उनके यहाँ अनायास लिखी गई पंक्तियां भी एक पंक्ति में एक बड़े अंतरिक्ष को खोल देती हैं, एक बड़ा स्टेटमेंट दे देती हैं। ये वैसे ही स्टेटमेंट दे देती हैं जैसे बड़े वैज्ञानिकों ने स्टेटमेंट दिए और संसार के रहस्यों को खोल दिया। कविता ये काम करती है, कविता के अर्थों की व्यंजनाएं होती हैं। फर्क एक है कि विज्ञान के पंक्तियों की व्यंजनाएं नहीं होती। विज्ञान भी मनुष्य के ऑब्जर्वेशन यानी देखने से, निरीक्षण से, चीजों का निरीक्षण करता है एक वैज्ञानिक, और फिर आश्चर्य करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और पदार्थमयता की खोज करते हुए लेबोरेटरी में पहुंच जाता है। लेकिन एक कवि, साहित्यकार, कलाकार, रचनाकार क्या करता है? वो भी देखता है दृश्यों को, तो जीवन में आए हुए दृश्यों को देखता है, वो भी आश्चर्य करता है ऐसा क्यों हो रहा है। कोई स्त्री, कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर कुएं में छलांग क्यों लगा रही? कोई माँ अपने बच्चे की हत्या क्यों किए दे रही? कोई किसान अपनी खड़ी फसल में अपने हाथों से आग क्यों लगा रहा है? तो हम एक कलाकार के रूप में समाज के दृश्यों को देखते हैं, जीवन की ओर जाते हैं और मानसिकता और जीवन की परिस्थितियों के अनुसार उसका विश्लेषण करते हैं। तब हमारे सामने कोई नाटक आता है, हमारे सामने कोई चित्रकला आती है, हमारे सामने कोई कविता आती है। चित्रकला से मुझे याद आ गई एक बात अशोक वाजपेयी की, कि जब हम दीवार पर कोई चित्र, कोई तस्वीर टांगते हैं, कोई पेंटिंग टांगते हैं, तो दीवार में खिड़की खुल जाती है। क्या बात कही है, दीवार में खिड़की खुल जाती है, तस्वीर खिड़की खोल देती है, तस्वीर एक पूरा संसार खोल सकती है। अब याद करिए वो जो पिघलती हुई घड़ियां, इसका सल्वाडोर डाली की पेंटिंग है, बहुत मशहूर पेंटिंग है, उसमें कई घड़ियां दिखाई गई हैं। वो घड़ियां सब विरूपित हो गई हैं। दरअसल वो चित्र जो है डाली का, पिघलती हुई घड़ियां जैसे कि वो मोम की बनी हों और पिघल करके विरूपित हो गई हों। ऐसी कई घड़ियां उस चित्र में हैं, लेकिन किसी घड़ी में समय नहीं। अब चार घड़ियां दिखाई दे रहे हैं, पिघल के फैल गई हैं, डायल उनका अब गोल रहा नहीं है, सुई घूम नहीं सकती, समय देख नहीं सकते, तो समय कहाँ है? तब उसमें एक खिड़की दिखाई देती है चित्र में, खिड़की से बाहर वो पेंट करते हैं
वहां चट्टानें हैं, पर्वत हैं, मैदान है, आकाश है। और तब हमें याद आती है कि आइंस्टाइन ने कहा था, स्पेस टाइम, देयर इज नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं है अगर समय नहीं, और कोई समय नहीं है अगर स्पेस नहीं। ये स्पेस टाइम का जो जो अविच्छिन्न जो 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 संयोजन है, जो यौगिक है, जिसे अलग कर नहीं सकते, ये बात अशोक वाजपेयी एक पंक्ति में कह देते हैं। और वहां से हम डाली की पेंटिंग पे जाते हैं, डाली की पेंटिंग की घड़ियों को पार करके हम स्पेस में पहुंचते हैं और देखते हैं कि ये तो आइंस्टाइन ने कहा था, स्पेस टाइम, समय उस चित्र में घड़ियों में नहीं, स्पेस में। लेकिन सल्वाडोर डाली बहुत से काम चौंकाने के लिए करते थे, अशोक वाजपेयी कोई काम चौंकाने के लिए नहीं करते, बल्कि अपने समय से अपनी प्रतिबद्धता और अपनी कर्तव्य निष्ठा के अंतर्गत रखते हुए करते हैं। उसके लिए मैं इधर से इधर जा रहा हूं, और वो मेरी मजबूरी है, इसलिए कि मेरे पास कोई सुचिंतित लिखा हुआ आलेख नहीं, वो मेरे लिए संभव ही शायद नहीं है, तो मैं ऐसे ही बात कर रहा हूं। अभी हाल की बात है, शायद दो चार महीनों पहले की बात है, कि हम लोगों ने तय किया कि भारत जोड़ो यात्रा में चलना चाहिए। तो चल दिए। हमारे साथ व्योमेश शुक्ल थे बनारस से, उनके बेटे बेटियां साथी, उनके नाटक के, इसके साथ पंकज चतुर्वेदी थे, विनय मिश्रा थे, और अशोक वाजपेयी थे। बहुत ठंड थी और हमें 70-80 किलोमीटर दूर जाकर के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना था। उस दिन भारत जोड़ो यात्रा जैसी थी, एक विशाल जनसमूह एक नदी की तरह से, पर्वतों से उतरती हुई नदी के आवेग की तरह से चल रहा था। और मेरी उम्र के लोगों का, और अशोक वाजपेयी की उम्र कौन सी छोटी है, वो भी 80 पार है। मैं 85 में हूं, तो वो कम से कम 83 में। 83 साल की उम्र में उस तेजी से गुजरते हुए रेले के भीतर प्रवेश करना और उसी गति से आगे बढ़ना, ये सहज संभव नहीं था, जब तक कि वो कमिटेड हो न होते। लेकिन वो थे कमिटेड, और वो चले उस चाल से, और ये तय था कि हम आगे चल करके राहुल गांधी से हमारी मुलाकात और बातचीत होगी। तो हम सब लोग धीरे धीरे, मेरे साथी कुछ मेरी वजह से भी पिछड़ गए, जैसे कि विनय मिश्रा, पंकज चतुर्वेदी, और कुछ लोग मुझे संभालने के, क्योंकि मैं तो उस रेले के अंदर आंधी में एक पत्ते की तरह से था। कुछ दूर में चला साथ, और इतनी तेजी से चलना था कि थोड़ी सी देर में ही 4-5 किलोमीटर हम चल गए होंगे। लेकिन अशोक वाजपेयी ने अपनी गति कायम रखी, आगे गए, और उनकी राहुल गांधी से बातचीत भी संभव हो गई। तो उनके अंदर गजब की ऊर्जा है, एक सृजनात्मक ऊर्जा है, एक कर्तव्य निष्ठा की भावना है, और जिस बात को, जिस काम को वो सही समझते हैं, उसके बाद फिर वो चिंता नहीं करते अकेले पड़ जाने की। क्यों इस बात को किस तरह से लोग लेंगे, किस तरह से विरोध। एक और पंक्ति उनकी बात करते करते उनकी पंक्तियां मुझे याद आ रही, मेरे हाथ में कोई कागज किताब नहीं। तो तो आप ये देखिए कि उनकी एक पंक्ति है जिसकी आलोचना भी की गई, पत्थर से केली करता है पत्थर। अरे वाह, ये तो निश्चित रूप से हमें याद आ जाती है कि वो जो मूर्ति शिल्प हैं, कहाँ के, जो 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 मिथुन मूर्तियां हैं खजुराहो की,
खजुराहो की जो मिथुन मूर्तियां हैं उसमें फ्रीज हो गई है केली। क्या बात है, केली जो है फ्रीज हो नहीं सकती जीवन में, लेकिन उसका जो चित्रण है, कला यही काम करती, स्थायी केली बना दिया। वो केली जो है, जो पत्थर में जो केली हो रही है स्त्री और पुरुष के बीच में, उसे हम प्रेम नहीं कह सकते। ये अशोक वाजपेयी का काम है, उसे प्रेम नहीं कहते, वो केली कहते हैं, वो केली ही है। उसके बहुत से स्वरूप हो सकते हैं, उसमें वासना भी होती है, उसमें प्रेम भी होती है, और उसमें शरीर की सहज यौनिकता, सहज, जो कि मनुष्य के धर्म की तरह से प्रकट होती, ऊर्जा की तरह प्रकट होती, उसका विरोध संभव नहीं होता। वो उसको फ्रीज हो गए, वो मूर्ति कला में आकर के पत्थर से केली करता हुआ पत्थर जो है, अब उसकी उम्र, उस केली की, मनुष्य की केली की उम्र कुछ मिनट हो सकती, कुछ घंटे हो सकती है, पूरा जीवन नहीं हो सकता। लेकिन पत्थर की जितनी उम्र होगी उतनी उम्र उस मूर्ति में उकेरी गई केली की उम्र उतनी हो गई। क्या बात, ये पंक्ति जो है, पत्थर से केली करता है पत्थर, उनकी एक और कविता की पंक्ति याद आती, पत्थर पर झड़ते हैं फूल, पत्थर पर बैठती है चिड़िया। अब इन पंक्तियों से तो मुझे एक और बड़े कवि की पंक्ति याद आती। उस कविता का शीर्षक है एग्जाम्पल ऑफ ए बटरफ्लाई। वो विलियम डेवी नाम के कवि हैं, जिन्होंने किसी तितली को चट्टान पर बैठा हुआ देखा, और उन्होंने कहा कि अरे वाह, इस सख्त चट्टान के ऊपर एक तितली प्रसन्नता से बैठी है, विश्राम कर रही है, तो मैं भी अपनी सेज पर ऐसी शक्ति के साथ विश्राम कर सकता हूं। अगर एक तितली ये काम कर सकती है तो फिर ये विलियम डेवी ने सोचा और इस पर कविता लिखी। तो उस कविता के, छोटी कविता है, छोटी कुछ ही पंक्तियों की कविता है, बहुत अच्छी कविताएं बहुत छोटी ही होती हैं, बहुत लंबी कविताएं नहीं होती। हालांकि मुक्तिबोध की कविताएं लंबी हैं, तो संरचना की कमी के कारण संरचना संरचना की कमी भी मुक्तिबोध, क्या बिखराव भी बहुत सारा है। उनके यहाँ चिंतन की निरंतरता तो है मुक्तिबोध की कविताओं में, भारत तो, लेकिन संरचना उनके यहाँ नहीं है, बिखराव बहुत ज्यादा है। वो कुछ कविताएं हैं, जैसे कि ब्रह्म राक्षस कविता है, और ब्रह्म राक्षस कविता में भी वो चूंकि पूरा अर्थ नहीं आ सका, तो ब्रह्म राक्षस का शिष्य नाम की कहानी भी लिखनी पड़ी उन्हें। लंबी कविता में संरचना को स्थिर रखना बहुत कठिन होता है, हालांकि वो अंधेरे में है, भूल गलती में है, कुछ कविताओं में है। समय भी नहीं मिला उनको, जल्दी उनकी मृत्यु हो गई, जीवन बहुत विषमताओं से भरा था। बहरहाल हम आते हैं छोटी कविता पर। वो विलियम डेवी की छोटी कविता अंत में क्या कहती है? वो विलियम डेवी की कविता अंत में कहती है कि एक तितली ही ये काम कर सकती थी कि पत्थर को फूल बना दे। तितली तो फूल पर बैठती है ना पत्थर पर नहीं बैठती, लेकिन बैठी है तो उन्होंने उसके बैठने को उसके विश्राम स्थल के रूप में, जो कि निश्चित रूप से तितली फूलों को खोजती हुई शायद थक गई होगी और चट्टान पर बैठकर विश्राम कर रही होगी, तो वो तितली मुझे याद आती है, वो कविता मुझे याद आती है। वो कविता याद आती है पत्थर से, पत्थर याद आता है उनकी कविता से, जिसमें वो कहते हैं कि पत्थर पर झरते हैं फूल।
किसी किसी जंगल में, किसी पहाड़ी पर जाकर देखेंगे तो आपको ये चट्टानों का और वनस्पतियों का ये आपसी मेल मिलाप देखने को कई रूप उसमें मिलेंगे। और तभी वो उनकी पंक्ति याद आती है, पत्थर से केली करता है पत्थर, जिसमें कि केल को पत्थर की उम्र मिल गई। वो निरंतर है केल, वो स्थायी है केल। जब तक पत्थर रहेगा तब तक वो केली भी रहेगी। तो अशोक वाजपेयी के पास एक गजब की क्षमता है, जिसमें वो एक पंक्ति में एक पूरा संसार उजागर कर देते हैं, एक बड़ी बात कह देते हैं। ये एक वैज्ञानिक के साथ ही एक वैज्ञानिक के साथ ही संभव हो पाता है, और एक बड़े कवि के साथ ये संभव हो पाता है कि वो कविता अपनी भाषा से इस कठिन समय में किस तरह से कविता में संभव, इस चुनौतीपूर्ण समय में किस तरह से उन शब्दों से कविता को संभव करता है, जिस भाषा को हमारे समय की शीर्ष सत्ताओं ने झूठ बोल बोल करके, देखिए भाषा किस तरह बनी है। चीजें, वस्तुएं पहले हैं संसार में, पहाड़ हैं, नदियां हैं। पहाड़ है तो पहाड़ शब्द है, पहाड़ ना होता तो पहाड़ शब्द कहां से आता। हमने कहा पेड़, तो पेड़ था, बोले पेड़ क्या, हम दिखा देंगे ये पेड़, ये फूल। ये चूंकि हम शब्दों के अर्थ शब्दों से बाहर होते हैं, जीवन में वे चीजें होती हैं जिनके हम नाम देते हैं, और भाषा में वे संज्ञाएं बनकर आ जाते हैं। तो शब्द गवाह होते हैं, शब्द दस्तावेज होते हैं कि जो शब्द हैं और जो क्रियाएं हैं वो जीवन में हैं, तभी वो शब्दों में आई हैं। और इन शब्दों को बचाने का दायित्व भी सबसे ज्यादा अगर किसी का है, हालांकि सबका है, सुनने वालों का भी है, सोचने वालों का भी है। और इस भाषा का इस्तेमाल जो भी करते हैं अपने विभिन्न अनुशासनों के लिए, चाहे वो विज्ञान में करते हों, फिजिक्स केमिस्ट्री में करते हों, या मनोविज्ञान के लिए करते हों, या चिकित्सा शास्त्र, शब्दों का जो भी इस्तेमाल करता है उन सब का ये कर्तव्य है कि इन शब्दों को बचाएं। शब्दों को बचा लेंगे तो इस दुनिया में चीजें और क्रियाएं बची रहेंगी, और उम्मीद बची रहेगी कि शब्द बचे रहेंगे तो शायद जीवन भी बचा रहेगा। अशोक वाजपेयी तरह तरह से इस बात को कहते रहे हैं, कहते हैं। तो हम अशोक वाजपेयी के व्यक्तित्व की चर्चा निरी कविता से ही करें, लेकिन उनकी कविता में उनका समय, उनकी प्रतिबद्धता, उनका कर्तव्य निष्ठा, उनका प्रेम लगातार उनकी कविता में आप देखेंगे। मैं इससे बाहर जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं भारत भवन में जाऊं और चार्ल्स कोरिया भारत भवन के निर्माण का बहुत सा श्रेय, भारत भवन के निर्माण के साथ वहां होने वाली कलाओं का जो उन्होंने संगठन बनाया, जो एक यौगिकता पैदा की वहां पे, जो एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें बड़े बड़े लोग, जय स्वामीनाथन थे जो चित्रकार थे, बाबा करंथ थे, तमाम, और उनके साथ साथ वे एक आदिवासी कलाकार भी थे। आदिवासी कलाकार, जब आज रजा की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी पेरिस में हो रही है, या शायद हो चुकी हो, पेरिस की उस प्रदर्शनी में उस आदिवासी कलाकार का जिक्र मैंने अभी उसकी रिपोर्ट में कहीं पढ़ा। तो आदिवासी कलाकार से लेकर हमारे समय के मूर्धन्य जो बड़े चित्रकार थे, जो बड़े संगीतकार थे, वो सब वहां पर भारत भवन में। लेकिन मैं फिर भारत भवन से निकल करके और
भाषा की ओर ही आना चाहता हूं। भाषा के बारे में अशोक वाजपेयी का कहना है, उन्हें बहुत कलाबाजी कह करके उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, और बहुत अच्छे आलोचक थे। और शुरुआत में उन्होंने आलोचना लिखी अपने साथियों की कविताओं के बारे में विस्तार से, और बहुत ही सदृदयता के साथ कविता की व्याख्याएं की, लेकिन उनके ऊपर बिलो द बेल्ट तमाम प्रहार हुए, और मुझे लगता है वो उससे दुखी होकर विचलित हुए और उन्होंने आलोचना ही छोड़ दी, विचार नहीं छोड़ा, चिंतन नहीं छोड़ा। और कभी कभार भी एक ऐसी चिंतन श्रृंखला है, मुझे नहीं लगता कि भारत की किसी भी भाषा में इतनी लंबी श्रृंखला चिंतन धारा अपने समय की, जिसमें अपने समय की कलाओं, राजनीति, सामाजिकता, जीवन और जीवन की विद्रूपताओं के बारे में चिंतन किया गया हो। ये समझिए कि हमारा समय जो है, इस समय ये झूठ का, घृणा का समय, प्रेम का समय यह है नहीं। और अशोक वाजपेयी प्रेम के कवि बताए जाते हैं। उनकी कविताओं में, उनके कविताओं के विषयों में परिवार, प्रकृति, पर्यावरण, पूर्वज, प्रेम, और कई बार तो ये कह करके जैसे आरोप लगाया जाता है। मेरा ये कहना है कि अगर परिवार नहीं होगा, अगर पूर्वज नहीं होंगे, तो हम ही नहीं होंगे। पूर्वज हमारा अतीत है, परिवार हमारा वर्तमान है, और हम निरंतर भविष्य में जा रहे हैं। ये भूत, भविष्य और वर्तमान ही हमारा परिवार जो है। और प्रेम के टी.एस. एलियट की एक पंक्ति याद आती है इसके बारे में, भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में कविता की पंक्ति है, और मुझे शायद ठीक से याद हो कि ना हो। द टाइम प्रेजेंट इज द टाइम प्रेजेंट इन द पास्ट, ऐसी कोई पंक्ति। द टाइम प्रेजेंट इज द टाइम प्रेजेंट इन द पास्ट विच इज प्रेजेंट इन द फ्यूचर। यानी कि जो अतीत का, जो वर्तमान समय की उपस्थिति अतीत के समय में है, जो कि भविष्य के समय में, यानी ये जो घुमा दिया है पूरे भूत, भविष्य, वर्तमान को दो पंक्तियों में, ये काम, तो ये जो परिवार है, ये जो प्रेम है, ये जो पूर्वज हैं, जो प्रकृति है, यही, इसी से तो मनुष्य का जीवन बना है। और प्रेम के बिना कुछ संभव नहीं। घृणा से सिवाय चीजों को नष्ट करने को कुछ नहीं किया जा सकता। घृणा से कुछ रचा नहीं गया आज तक। कोई हो जो मुझे बताए कि घृणा से क्या रचा गया। घृणा से पाकिस्तान रचा गया, तो क्या हुआ उसका? तो घृणा से पाकिस्तान बना तो टूट गया, चल नहीं पाया 4 दिन, बांग्लादेश बन गया। और बांग्लादेश राजनीति से नहीं बना, भाषा के प्रेम से बना। उर्दू भाषा नहीं चलेगी, है ना? तो हमार सोनार बांग्लादेश, भाषा के प्रेम, भाषा कितनी बड़ी चीज है, कितने बड़े संस्कारों से हमें प्राप्त हुई है, कितनी लंबी यात्रा बिना भाषा के हमने की। उस भाषा में हम आए। तो अशोक वाजपेयी एक जगह ये कहते हैं कि अगर भाषा की बारीकी और शिल्प के प्रति मेरे कमिटमेंट को आप रूपवाद कहते हैं, तो मैं रूपवादी हूं। ठीक कहते हैं आप, कहिए क्या कह रहे हैं? भाषा की बारीकी और शिल्प की उत्कृष्टता पर जोर देने के कारण
नफासत पर जोर देने के कारण, शिल्प के उच्च स्तरीय पैमानों पर जाने के कारण, यदि आप मुझे, क्योंकि उसके बिना, बिना शिल्प के, बिना भाषा की बारीकी के तो कविता होती नहीं, विज्ञान भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। बहुत मोटी मोटी भाषा में तो हम बातचीत कर लें तो बहुत है, अखबार पढ़ लें तो बहुत है। तो ये आज हमारे समय में, जिस झूठ के समय में, पैशाचिक शक्तियों के समय, बोलने की आजादी एक भ्रम की तरह से, बोलने की आजादी बुलडोजर की आवाज में गायब हो चुकी। लोग डरते हैं बोलने से। आप देखिए कौन कौन बोल रहा है। और अगर एक आवाज साहित्यकारों के बीच गूंज रही है तो उनमें एक बड़ी आवाज, बहुत सी आवाजें हैं, ऐसा नहीं है। अभी अभी लखनऊ में आशुतोष कुमार के फांसीवाद और हमारा समय को लेकर के आशुतोष कुमार का एक व्याख्यान हुआ। बहुत सुंदर व्याख्यान था, बहुत अच्छा व्याख्यान था। और उसमें मैं उस व्याख्यान के बारे में मैं क्या कहूं, रमेश दीक्षित ने उनके बाद बोलते हुए कहा कि इतना सुंदर व्याख्यान मैंने इससे पहले इस विषय पर नहीं सुना। तो आवाजें हैं। और उन्होंने अपने व्याख्यान में फांसीवाद की व्याख्या करते हुए यही कहा कि ये फांसीवाद संस्कृति की चादर में छुप कर आया, ये धर्म की, संस्कारों की, संस्कृति की के झूठ ओढ़ करके आया। और यही भाषा और कविता हमारी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है। उसके बिना भाषा होती नहीं है। दिक्कत हमारी क्या है? दिक्कत हमारी ये है कि अगर हमारे बीच में अशोक वाजपेयी हैं और बहुत से लोग हैं, जैसे आशुतोष कुमार हैं, हिमांशु कुमार हैं और गोपाल राठी हैं और जाने कौन कौन लोग हैं, और देवी हैं, तमाम लोग हैं। बहरहाल, तो इन सब लोगों की दिक्कत हमारे समय की यह है कि अगर ये आवाज लोगों तक पहुंचेगी ही नहीं तो क्या होगा? अगर सारे टीवी चैनल्स, अगर सारे अखबार, अभी रामशरण जोशी ने समयांतर में एक एक, एक अपना एक, एक अपना विवरण भेजा, एक टिप्पणी भेजी कि ये टिप्पणी उन्होंने फेसबुक पर लगाई थी और फेसबुक से गायब हो गई। अब वो कहीं नहीं। ये मुझे कई बार आश्चर्य होता था कि मैं कोई पोस्ट लगाता हूं जिसमें सरकार की कुछ आलोचना होती है, और मैं ऐसी कोई पोस्ट लगाता ही नहीं था कि जिसमें आलोचना ना हो, उसके बिना मैं कोई बात कह कैसे सकता हूं। तो पता लगता था कि उसमें 10-12 कुछ लाइक वाइक आए और प्रतिक्रियाएं आई नहीं रही। अब मुझे पता लगा कि उसको दबा दिया जाता है, उसे गायब कर दिया जाता है, लोगों तक वो अपीयर ही नहीं होती दूसरों की बात पर। लिहाजा एक साधारण फोटो डाल दीजिए तो सैकड़ों प्रतिक्रिया आ जाती, लेकिन अगर सरकार की आलोचना कर दिए तो टिप्पणियां कोई नहीं आती, गायब हो जाती। ये ऐसे समय में अशोक वाजपेयी क्या करें? हालांकि एक दूसरी आलोचना होती है, ये वहां क्यों चले गए, फला प्रोग्राम में क्यों चले गए? अरे भाई, वहां हिंदी के प्रोग्राम में मैं चला गया, मेरा एक इंटरव्यू, तो पता लगा कि 16,000 लोग अभी तक उसे देख चुके हैं। तो पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूं। और अशोक वाजपेयी को मैंने देखा 17,000 लोग देख चुके हैं, क्योंकि मुझसे शायद पहले पोस्टिंग उसकी हो गई थी। तो 17,000 हमारे पाठक कितने? किसी भी पत्रिका को, हमारे समय की पत्रिका को, जिनमें अशोक वाजपेयी जिन अखबारों में छप रहे हैं, जिस वाल पर छप रहे हैं, उसे कितने लोग देखने वाले हैं? लेकिन किसी बड़े मंच पर जब हम जाते हैं तो हजारों की संख्या में लोग उसे
उसे देखते हैं। बहरहाल ये संख्या भी बहुत कम है, मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत बड़ी संख्या है, इसे लाखों में देखा जाना चाहिए। तो ये समय जो अगर अगर अशोक वाजपेयी ने कुछ कहा और किसी ने सुना ही नहीं, मैं ये बात अपने लिए भी कहता हूं, मैंने कुछ लिखा और किसी ने पढ़ा ही नहीं, तो समझ लीजिए मैंने लिखा ही नहीं। मैंने कहा और आपने सुना नहीं, फिर मैंने कहा ही नहीं। उस कहने का क्या अर्थ हुआ जो हवा में मेरे शब्द गए और दूसरी आवाजों में जाकर डूब गए और किसी के कानों तक नहीं पहुंचे। तो ये इस सन्नाटे को तोड़ने की जो आवाजें हैं, जो सार्थक आवाजें हैं, जो प्रिय आवाजें हैं, जो विश्लेषण परक आवाजें हैं, जो सृजनात्मक आवाजें हैं, जीवन को बचाने की जो आवाजें हैं, वो उनमें एक ताकतवर आवाज अशोक वाजपेयी की भी है। हमारे समय के बड़े रचनाकारों में से वो हैं। और मैं तो शुरू से माने मैंने बताया कि 1958 से कुछ पहले से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। 1958 में मेरी कुछ कविताएं ज्ञानोदय में छपी। उन्हीं दिनों 60 के आसपास कल्पना में भी मेरी कविताएं छपी। लेकिन अशोक वाजपेयी की कुछ आलोचना इसलिए है कि वो शायद मार्क्सवादियों को पसंद नहीं करते, लेकिन तमाम मार्क्सवादी उनके मित्र हैं। उनकी दिक्कत अशोक वाजपेयी की दिक्कत मार्क्सवाद से नहीं है, मार्क्स से भी नहीं है, मार्क्सवादियों से है। अब उसके बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। बंगाल में 30-35 साल उनका वर्चस्व रहा। आज एक भी उनका विधानसभा में सदस्य नहीं है। ये क्या हो गया? तो कुछ तो हुआ ना। इतना बड़ा रूस, इतना हमारे लिए एक सपने साकार होता हुआ सपना टूट गया, हमारे देखते देखते बिखर गया। तो कहीं ना कुछ हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर ये दुविधा बनी रहेगी। तो ये विरोध अशोक वाजपेयी का नहीं है, ये मार्क्सवादियों के कितने धड़े बने हुए हैं आपस में। तो खैर इसको छोड़ते हैं। अब इनके उसी पर आए जहां जहां हम जो हम मेरी थोड़ी बहुत जहां पर गति मेरी थोड़ी सी एक पाठक के रूप में कविताओं के साथ है। तो एक उनकी कविता है अशोक वाजपेयी की, हाल ही में मैंने पढ़ी, जन संदेश टाइम्स ने छापा था उसे। उसमें वो एक पंक्ति है उनकी कि हम अंत की ओर जा रहे हैं या अंत हमारी ओर आ रहा है। क्या बात है? क्या दोनों एक ही चीजें हैं? दोनों दोनों एक ही चीजें नहीं है। हम अंत की ओर जा रहे हैं कि अंत हमारी ओर आ रहा है। हाँ, कभी कभी अंत आते हुए दिखता है। फांसीवादी समय में बुलडोजर आता हुआ दिखता है तो लगता है कि ये ये यमदूत आ रहा है, ये हमारा घर वर तोड़ेगा। फांसीवादी समय में अंत का एक रूप आता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन अंत हमारे भीतर से प्रकट होता है। हम कहीं ना जाएं। मुझे प्रकाश की एक कविता याद आती कि जब कोई कुछ बोलता नहीं, कोई कुछ सुनता नहीं, कोई कुछ सोचता नहीं, तो मर जाता है और जो मर जाता है वो कुछ सोचता नहीं, वो कुछ बोलता नहीं, वो कुछ करता नहीं। तो ये जो पंक्ति अशोक वाजपेयी की है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि अंत हमारी ओर आ रहा है या हम, तो
अंत हमारे भीतर से प्रकट होता है। जब हम निश्चेष्ट होने लगते हैं, जब कीड़े हमारे शरीर को भीतर से खाने लगते हैं, हमारी किडनियां पुरानी होकर बेकार हो जाती हैं, हम अपने ऊपर अत्याचार करके अपने फेफड़ों को में तमाम सारी गलाजत से अपनी शराहों को भर लेते हैं, तो धीरे धीरे अंत हमारे भीतर से प्रकट होता है, हमारी आंखों में झांकता है, आंखें फैल जाती हैं और लोग देख लेते हैं कि मृत्यु हो गई। कहीं जाना नहीं पड़ा, अंत कहीं हमारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, हमारे बिस्तर पर ही था। ये पंक्ति कितनी क्या कह रही है ये पंक्ति। हमारे समय की एक खराबी ये भी है कि कविताओं की गहराई में, पंक्ति की व्यंजना में, पंक्ति के जो द्वंदात्मकता है उसमें कोई जाता ही नहीं और मोटे मोटे अर्थ निकाल लेते हैं। अब मैंने एक पंक्ति जो मेरी कविता में आती, चंबल एक नदी का नाम में आती है, इसलिए मैं कह पा रहा हूं इस बात को, कि जब एक चिड़िया उड़ती है आकाश में और बाज उसे झपट लेता है, वो तो आकाश में जा रही थी, लेकिन अपनी मृत्यु का वाहक अपना शरीर लेकर आकाश में जा रही थी और आकाश में उसकी मृत्यु होती है, उसके घोंसले में उसकी मृत्यु नहीं होती। आजाद लोग जो हैं वो अपनी मृत्यु, अपना शमशान अपने साथ लेकर चलते हैं। उनकी मृत्यु कहीं भी हो सकती, रास्ते में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, काम करते हुए, व्याख्यान देते हुए। एपीजे अब्दुल कलाम की याद करिए, व्याख्यान देते हुए मृत्यु आई उनकी। तो हम अपनी मृत्यु अपने साथ लिए घूमते हैं। बिस्तर पर पड़े रहेंगे तो मृत्यु भी हमारी बिस्तर पर ही बड़ी प्रतीक्षा करेगी और हम बिस्तर पर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं बिना कहीं गए। लेकिन जब ये पंक्ति हम सोचते हैं कि क्या अंत हमारी ओर आ रहा है, तो फांसीवादी समय में अंत आता है। कलबुर्गी की हत्या हुई, पानसरे की हत्या हुई, बिस्तर पर नहीं हुई, बीमारी से नहीं हुई, हत्यारे आए थे। तो किस तरह से कविता पर विचार करते हुए हम अपने समय के आजाद समय में देखते हैं कि मृत्यु, अंत हमारा कैसे आता है। अब अंत शब्द को लेकर के भी देखिए आप, हमें ज्यादा हम हमारे, जब मैं मुरैना में था, छोटा था, हमारे घर के पड़ोस में बड़े थे पोथीराम। तो जब वो पहिए बनाते थे, गाड़ी के पहिए बनाते थे, जब सौदेबाजी में नहीं होता था, उनको पटती नहीं थी, तो वो ये कहते थे कि भाई अब ये काम तुम कहीं अंत करा लो। उनका अंत का मतलब मैं सुनता था, अंत का मतलब मैं समझता था कहीं और करा लो। आज मैं सोचता हूं कि अन्यत्र का अपभ्रंश था अंत, अन्यत्र करा लो। वो कहते थे, वो बड़े ही कहना चाहते थे पोथीराम, और उनके तमाम सारे लोग, उनके तमाम ग्राहक समझते थे इस बात। और वो कहते थे जवाब में, कि भैया अब शाम हो रही है, वो अंत कहाँ जाएंगे। हाँ, अब अंत कितने जाए भैया, वहीं करते हो जाए, अब संध्या हो रही, अंधेरा हो गए, बारो है, तो आप ही कर दो उसे, अंत कहाँ जाए। अब अंत का मतलब अन्यत्र कहाँ जाए। तो ये जो अंत के कितने रूप हैं, कितने कितनी तरह से अशोक वाजपेयी के यहाँ ये कविताओं में आता है। और बचपन से वो ऐसी चीजों को, विलक्षण चीजों की ओर याद करते रहे हैं। जब मैं बहुत छोटा था, और छोटा कितना था, मैं 18 वर्ष का तो था ही, जब मैंने अशोक वाजपेयी को 2 कविताएं पढ़ी। एक कविता थी प्यार करते हुए सूर्य स्मरण,
प्यार करते हुए सूर्य स्मरण, ये तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन ध्यान दीजिए कि प्यार के समय शरीर ठंडा होता है कि गर्म होता है? प्यार करते हुए शिराओं में दिल धड़कता है तेज, ब्लड प्रेशर तेज, चेहरे पर लाली। ये जो प्रक्रियाएं हैं जो प्रेम की भावना से जुड़ी हुई हैं, और इस सब का जो आदिम वाहक है वो सूर्य है। सूर्य ना होता, अग्नि का ये स्रोत ना होता, तो पेड़ ना होते, फल नहीं पकते, फसलें नहीं पकती। शमशेर की वो जो कविता है उषा, जिसमें उसमें चूका चौला है, चौका चूड़ा है, उषा में आकाश है। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई। ये सब चौके की बातचीत और सुबह उषा की बातचीत, इनमें क्या ये क्या ये क्या मेल है? ये मेल यूं है कि आकाश में सूर्य पृथ्वी का चूल्हा है, वही वही पका रहा है हमारा भोजन, हमारी फलों को पका रहा है, फसलों को पका रहा है, हमें जीवन दे रहा है। वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसकी रोशनी से पत्तियां जो हैं ऑक्सीजन पैदा कर रही हैं। तो ये उस सूर्य का स्मरण एक सिलसिला बनता है प्यार करते हुए। सूर्य स्मरण कितनी तरह से सूर्य को हम याद कर सकते हैं। रोशनी के लिए उजाला हो रहा है, रात्रि का अंधकार का अंत हो रहा है, और प्यार कर रहे हैं। तो अब ये जो बात है, एक और कविता की याद करता हूं मैं, खैर इस कविता को, वो कविता थी एक सोनाली एक पत्ती के लिए एक नाम। सोनाली एक पत्ती के लिए एक नाम, यानी पत्तियों को पत्तियों से अलग किया जा सकता है क्या? कमाल है। हमने कहा एक पत्ती को दूसरे पत्ती से अलग पहचानना। तो विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती कि पेड़ में कितनी पत्तियां हैं लेकिन एक भी अतिरिक्त नहीं है। अतिरिक्त नहीं है। तो अगर अतिरिक्त नहीं है तो हर पत्ती को पहचानना पड़े। हर पत्ती की एक आइडेंटिटी होती है। सारे बंदर जैसे होते हैं नहीं, हर बंदर अलग होता है। सारे मनुष्य जैसे होते हैं नहीं। एक जानवर तो ये कह सकता है कि वो मनुष्य था, सारे मनुष्य कैसे होते हैं, लेकिन हम नहीं कह सकते। हम अपने परिवार में, अपने प्रेम में ये नहीं कह सकते कि सब। तो उस समय अशोक वाजपेयी की उम्र 17 बरस की ही थी, क्योंकि मेरी 19 बरस की थी। तो मैं वो याद कर रहा हूं, और ये जो उनकी दृष्टि में एक मौलिकता थी, जिस प्रेम के लिए वो जानने जाते हैं, और अपनी आसन्न प्रसवा माँ के लिए कविता लिख रहे हैं, गर्भवती माँ के लिए कविता लिख रहे हैं। विलक्षण था। अब ये जो प्रेम है, एक घटना सुना करके मैं बहुत देर से यानी क्या बोल रहा हूं। तो भोपाल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। अशोक वाजपेयी से अपने संबंध के बारे में एक बात बता दूं मैं, कि उनके ज्यादातर भारत भवन के कार्यक्रमों में मुझे उन्होंने बुलाया। उन्होंने कितनी पत्रिकाओं का संपादन किया, उनके इतनी पत्रिकाओं के संपादन में मेरा लिखा एक शब्द भी प्रकाशित नहीं है। उसके बावजूद
जब उन्होंने भारत भवन में कविताओं की सीडी बनवाई और उसमें 30 या 35 कवियों को पूरे हिंदी से चुना, तो एक ऐसे कवि को भी चुन लिया जिसकी कोई किताब नहीं थी। उसमें हिंदी के तमाम बड़े कवि थे, सारे बड़े कवि हिंदी के, जाहिर है होना ही था, सारे बड़े कवि थे। वो कवि मैं था। एक ऐसा कवि था जिसकी कोई किताब नहीं थी। किताबें तो आज भी नहीं है, 2-3 किताबें हैं लेकिन उसमें से एक भी नहीं थी। लेकिन मैं उस एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि रेखांकित किए जाने योग्य एक सीडी पहली बार कविताओं की तैयार हो रही थी, और उसमें अपने समय के जिसमें रघुवीर सहाय थे, जिसमें शमशेर थे, बड़े कवि थे सारे के सारे, केदारनाथ सिंह थे, कुंवर नारायण थे, इनके साथ में एक मैं भी था जिसकी कोई किताब नहीं थी। अशोक वाजपेयी इस मामले में इस सब में नहीं जाते, ये छोटापन उनके यहाँ नहीं। एक 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 बड़ा विशाल हृदय है। वो व्यक्ति को आपसी लाग लपेट से उसके उनके साथ उसके किस तरह के मतभेद या प्रेम या साथ संगत रहा है, इसमें वो नहीं पड़ते। इसका एक छोटा सा उदाहरण तो मैं खुद हूं। तो मैं बता रहा था भोपाल में ये बड़ा, हाँ, ये अशोक वाजपेयी का भारत भवन का प्रसंग हुआ। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा काव्य समारोह किया, इसमें हिंदी के चुने हुए कवियों को बुलाया। बड़ा था वो। एक ऐसा भी था जिसमें शायद वही था कि जिसमें महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, जो लोग उस समय जीवित थे, रघुवीर साहब वगैरह तो थे ही, शमशेर, सारे सारे बड़े कवि थे, और मैं भी था। ऐसे कई कार्यक्रम उन्होंने, बहुत बड़े कार्यक्रम कराया उन्होंने। विश्व कविता समारोह कराया, एशिया कविता समारोह कराया, तमाम दूसरी भाषाओं के साथ भारतीय भाषाओं के काव्य समारोह कराए। तो एक हिंदी कविता का बड़ा समारोह उन्होंने किया। तो जिन कवियों को उसमें नहीं बुलाया गया था, युवा कवि थे ज्यादातर, उनको लेकर के आग्नेय ने 80 कवियों को बुलाया और एक आयोजन किया जिसका नाम था कविता यहाँ। जिसका मतलब था कविता वहां नहीं है जहां अशोक वाजपेयी ने कराई है, कविता यहाँ है, और तमाम युवा कवि इसमें मौजूद थे। इनकी अध्यक्षता नामवर सिंह निरंतर 3 दिन तक कविता के बारे में व्याख्यान देते रहे। अंतिम दिन कोई उस व्याख्यान माला के अध्यक्षता करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, तो मुझसे कहा कि नरेश तुम अध्यक्ष बन जाओ। मैंने कहा मैं ये तो पहले से तय ही नहीं था, और मैं किस लायक हूं कि मैं अध्यक्ष बन जाऊं। ऐसे ऐसे कई मौके आए जिसमें नामवर जी मौजूद थे और मुझे अध्यक्षता करने के लिए कहा गया। और जब मैंने ये भी झिझक पैदा की तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, नामवर जी कह रहे हैं कि नरेश को बना दो अध्यक्ष। बहरहाल, तो जब मुझे ये समझ में आया कि कोई अध्यक्षता करने को तैयार नहीं, तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है, बना दीजिए अध्यक्ष। अध्यक्ष बन गया। उसमें एक पहला पहला वाक्य उन्होंने जो शुरुआत की, उसी से मेरा दिमाग गड़बड़ा गया। उन्होंने कहा कि एक कवि हैं जो अधेड़ हो गए हैं और अब भी प्रेम किए जा रहे हैं। अरे ये कैसी बात कह रहे हैं, ये कौन सा प्रेम की बात कर रहे हैं? प्रेम के बिना दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। घृणा तो नष्ट करने के लिए होती है, प्रेम ही सृजन का आधार है। कैसी बात कही? दोबारा दूसरी पंक्ति बोले कि और एक और उनके मित्र हैं जो कि इस कार्यक्रम में नहीं बुलाए गए थे, विनोद कुमार शुक्ल। उनकी एक कविता है, सब कुछ होना
बचा रहेगा, उसके न होने में, सब कुछ होना न होने में बचा रहेगा। ये पंक्ति पहले तो मेरी समझ में ही नहीं आई। उस पंक्ति का सही अर्थ था कि जब तक वो हो नहीं जाएगा तब तक होना बचा रहेगा। यानी अगर आप मुझसे पूछे कि नरेश अब क्या बचा है, तो मैं कहूंगा मरना बचा है। जब तक मरूंगा नहीं, मरना बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा। मुझे लगा कि वाह विनोद जी को इस तरह की बहुत सी काम भाषा में करते हैं। विनोद कुमार शुक्ल भी हमारे समय के बड़े कवि, तो मुझे बहुत पसंद थी। और इस कविता की तारीफ करते हुए मैं नामवर सिंह को ही देख चुका था दिल्ली के कार्यक्रम। अब वहां उन्होंने कहा कि अरे, तो नाम लिए बिना कहा कि एक कवि हैं, अधेड़ हो गए हैं प्रेम। उसके बाद बोले एक और उनके मित्र हैं जिनको ये भ्रम है कि सब कुछ बचा रहेगा। कहे कैसी दुर्व्याख्या कर रहे हैं कविता। तो मैं तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा मैंने नहीं सुना, मेरा दिमाग का फ्यूज उड़ गया। जब मुझसे बोलने को कहा गया तो पहला वाक्य मैंने बोला कि नामवर जी हमारे बीच में घृणा मत फैलाइए, मैं यहाँ कविता के प्रेम में आया हूं। मैं यहाँ कविता पाठ करने के लिए भोपाल में इतना कविता पाठ मैंने किया है, तो ये सही है कि कविता पाठ की कोई आकांक्षा कोई लालसा मुझे नहीं है। मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ कि युवा लोगों की कविताएं सुनने को मुझे मिलेंगी, और मैं आखिरी दिन तक इसीलिए रुका हुआ हूँ। मैंने बल्कि अपना रिजर्वेशन पिछले दिन का कैंसिल करा लिया कि मैं युवा लोगों की कविताएं सुनने के लिए रुकूंगा। और आप कविता का इस तरह से गलत पाठ कर रहे हैं मजाक उड़ाने के लिए। फिर क्या क्या बोला मैंने मुझे भी याद नहीं है। और नामवती कहाँ चले गए, आग्नेय जी नाराज होकर कहाँ चले गए, उनके साथी संगी कहाँ चले गए, मुझे नहीं पता। और ये समझ लीजिए कि नामवर जी ने अपनी सूची से मेरा नाम काट दिया। और एक बार ये बात उन्होंने कही कि ये आदमी, जब किसी ने उनसे कहा कि नामवर जी आप तारीफ तो बहुत करते हैं नरेश की, बोले लेकिन वो आदमी भरोसे का नहीं। तो सही बात है कि जब ईमान की बात होगी, जब धर्म की बात होगी, तो फिर मेरा भरोसा आप नहीं कर सकते कि मैं चुप रहूंगा या मैं गलत बात के का पक्ष लूंगा। मैं सही बात तो कहूंगा। फिर चाहे जो होना क्या है, क्या क्या होना है। अब तो वही बात है कि न होने में न होने में ही होना बचा है। बहरहाल वाजपेयी के कार्यक्रमों में शामिल होते हुए या कभी कभार उनसे दूर होते हुए, उनकी पत्रिकाओं के संपादन से गुजरते हुए, उनके संगीत के, कलाओं के, नाटकों के आयोजनों में शामिल होते हुए, और ये देखते हुए कि उनके किसी कार्यक्रम में कोई मुख्यमंत्री मंच पर नहीं जाता था, कोई मुख्यमंत्री उपदेश देने के लिए, भाषण देने के लिए मंच पर खड़ा नहीं होता था। अगर टिकट होते थे तो कोई मुख्यमंत्री बिना टिकट लिए प्रवेश नहीं करता था, जबकि सारा आयोजन उसी के दिए हुए पैसे से होता था। खासतौर से ये मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। अगर वो कभी खड़े होते थे तो कलाकारों और कवियों के स्वागत के लिए खड़े दरवाजे पर मिलते थे, मंच पर कभी नहीं गए। वो तमाम स्मरण हैं, उनके बहुत से प्रसंग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देर से शुरू किया हम लोगों ने, और
देर भी हो गई है। अब अगर आ, अब अगर अर्पण कुमार जी कोई खास प्रश्न करना चाहें तो करें, वरना इसे मेरे नमस्कार के साथ इसके समापन को स्वीकार करें। मैं इस लायक नहीं था कि अशोक वाजपेयी जैसे समृद्ध रचनाकार के ऊपर बोल सकूं, लेकिन आपने मुझे बुलाया, और क्योंकि कविताओं से और कुछ अच्छी चीजों से मेरा प्रेम रहा है, और आज उन्होंने मुझे मजबूर भी किया कि भाई मैं फंस जाऊंगा, मेरे पास दूसरा वक्ता नहीं। आशीष त्रिपाठी बोलने वाले थे, लेकिन वो किसी व्यस्तता में है, वो नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ही को बोलना पड़ा। मैं बोल देता हूँ, ऐसा क्या है। तो मेरा नमस्कार स्वीकार करें, और जितने अर्पण कुमार जी ने जिस लगन के साथ, लगन नहीं कहना चाहिए, जिस समर्पण भाव के साथ में इस मीडिया का इस्तेमाल किया है, अगर वो इतने लोगों से कहा होता, इतने कलाकारों से, इतने फिल्मकारों से, इतने नाट्य निर्देशकों से, इतने लेखकों से, कवियों से और विभिन्न कलाओं के आचार्यों से अगर उन्होंने कहा होता कि लेख लिख दें, तो संभव नहीं था। लेकिन बोलने बात करना आसान होता है, और उसमें बहुत सी बातें, महत्वपूर्ण बातें निकल करके आती हैं। जिस तरह की श्रृंखला उन्होंने चलाई है, ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है, और ये सिर्फ अर्पण कुमार जैसा कोई व्यक्ति ही कर सकता था, और उन्होंने इसको कर दिखाया। तो हमारा समय जिसमें कि ये माध्यम इजाद हुआ, इसकी अगर किसी ने सार्थक उपयोग किया है, सृजनात्मक उपयोग किया है और सुंदर उपयोग किया है, तो वो जन सुलभ पुस्तकालय है। मेरा उनको भी नमस्कार, और अशोक वाजपेयी को नमस्कार, और जितने लोगों ने मेरी ये हुई बातचीत सुन ली इतनी देर तक, उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मुझे इस तरह अराजक ढंग से बोलने के लिए क्षमा करेंगे। नमस्कार जी, शुक्रिया नरेश जी, इस बेहद बेहद संदर्भवान वक्तव्य के लिए। यही कहूंगा, कितनी सारी चीजें हम लोग इसके माध्यम से जाने, और एक एक पंक्ति को लेकर आपने जिस तरह से व्याख्या की है, उसे भी समझने की जरूरत है कि किस तरह से कविता की गहराई में आप उतरते हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और आपको कुछ और सुनना ही चाहते हैं। मैं इस बीच जो साथीगण जुड़े हुए हैं, जिनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनमें से कुछ एक के नाम ले लूं, और उसके बाद कुछ और ऐसी बात आपको बीच में याद आए तो आप कहेंगे, अच्छा ही लगेगा। क्योंकि ऐसे कुछ एक संस्मरण तो हम लोग अभी सुने ही, कई और चीजें हैं जो लोग जानना चाहेंगे। अभी जो मित्रगण जुड़े रहे या जुड़े हुए हैं, उनमें साधना अवस्थी, पूनम सिंह, जयश्री पुरवार जी, यतीश कुमार, आलोक मिश्र, वर्याम सिंह जी, मधु मेहता जी, अनिल त्रिपाठी जी, अंशुमति, बाल कीर्ति, उदय भानु पांडे जी, चंद्रभानु प्रसाद सिंह जी, के कुमार प्रसन्न, मोहन कुमार देहरिया, संतोष अर्श, अनुराग सिंह, कुलदीप भंडारी, सूरज महतो महाशय जी, और तमाम लोग जुड़े हुए हैं। कुलदीप भंडारी जी, जब हम लोग रमेश चंद्र शाह जी पर एकाग्र कर रहे थे, तब उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, और अभी उनकी प्रतिक्रिया भी आई कि अभी अभी शायद आज ही अशोक जी का फ्रांस में सैयद हैदर रजा की कला प्रदर्शनी में रजा के चित्रों का विश्लेषण देखा, बहुत ही अद्भुत था। तो इस तरह से देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा लगता है। और जब मित्रों नरेश सक्सेना जी जैसे लोग आते हैं, जिस हम समवैसी की बात कर रहे थे, तो ऐसे में इतने अनूठे अनुभव निकल कर आते हैं
कि उसका अपना एक आनंद होता है। जब 19-20 वर्ष के नरेश सक्सेना कविताएं पढ़ रहे थे अशोक वाजपेयी जी की, तब अशोक जी संभवतः 18 के आसपास रहे होंगे। उन सब चीजों को याद करना और उन पर अपनी बात रखना निश्चय ही कितना अद्भुत है, हम समझ सकते हैं। और अभी जो जिस कविता की चर्चा नरेश सक्सेना जी कर रहे थे, कितना बहुत है। तो मैं तो यही कहूंगा, उसके बहाने जिन पंक्तियों को नरेश जी अभी दोहरा रहे थे विनोद कुमार शुक्ल जी की, कितना बहुत है परंतु अतिरिक्त एक भी नहीं। एक पेड़ में कितनी सारी पत्तियां, अतिरिक्त एक पत्ती नहीं, एक कोपल नहीं अतिरिक्त, एक नक्षत्र अनगिन होने के बाद, अतिरिक्त नहीं है गंगा अकेली एक होने के बाद, न उसका एक कलश गंगा जल, बाढ़ से भरी एक ब्रह्मपुत्र, न उसका एक अंजुलि जल, और इतना सारा एक आकाश, न उसकी एक छोटी अंतहीन झलक। कितनी कमी है, तुम ही कितनी कमी है, तुम ही नहीं हो केवल बंधु, सब ही परंतु अतिरिक्त एक बंधु नहीं, परंतु अतिरिक्त एक बंधु नहीं। नरेश जी कहां कहां हम लोगों को ले गए, कितनी पुरानी स्मृतियों में ले गए, मगर एक भी संदर्भ, एक भी शब्द कहां अतिरिक्त था, मैं क्या कहूंगा, आप तमाम मित्रगण कहेंगे। तो कुछ और ऐसी कुछ यादें अगर आप साझा करें तो अच्छा ही लगेगा नरेश जी, और फिर हम लोग बातचीत को विराम देंगे। कोई और ऐसी बात चलते चलते? जी जी। तो मित्रों, समय भी हो गया है, लगभग 1.5 घंटे होने को हैं। कुछ विलंब से शुरू हुआ क्योंकि कई बार तकनीकी समस्याएं आ जाती हैं, मगर देर से आए दुरुस्त आए, और क्या खूब आए। नरेश जी को सुनने के लिए लोग कहां कहां भटकते हैं, और अच्छा लगता है कि जब हम आज इस संदर्भ में, इस एकाग्र में हमने नरेश जी को, अशोक जी पर सुना, और कुछ ऐसी बातें भी हुई जो मुझे लगता है कि कई मित्रों के लिए नई भी रही होंगी। और कविताओं और कविता की पंक्तियों, और जिन कविताओं को वे आत्मसात किए हुए हैं, उन पंक्तियों के माध्यम से नरेश जी जब अपनी बात रखते हैं, उसमें विज्ञान को लाते हैं, उसमें जीवन को लाते हैं, उसमें पेंटिंग को लाते हैं, उसमें तमाम रचनाकारों को लाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। नरेश जी कुछ कह रहे हैं, प्लीज, स्वागत। मैं सिर्फ इतना कह दूं कि अभी हाल ही में ये पता लगा कि रेखता ने उनको आमंत्रित किया अपने मंच पर, और इस चेतावनी के साथ आमंत्रित किया कि सरकार के विरुद्ध कोई बात नहीं कहेंगे, या कोई ऐसी कविता नहीं पढ़ेंगे जिसमें सरकार का या उसकी नीतियों का विरोध हो। तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। इसकी ये कई तरह से लोगों की जानकारी में आया, और मुझे बहुत खुशी है कि लोगों ने इसके लिए अशोक वाजपेयी की प्रशंसा की, उन्हें साधुवाद दिया, जो कि देना ही चाहिए था। तो बस इतना ही, और मुझे कहना था, याद आ गया अचानक, इसलिए मैंने कहा ये भी बता दूं कि हर जगह नहीं चले जाते, हर जगह कोई नहीं चला जाता, मैं भी नहीं चला जाता। अशोक वाजपेयी तो बड़ी चीज है, उन्होंने इनकार कर दिया रेखा वालों को। बहुत बड़ा मंच है रेखा वालों का, और मुझे बहुत आश्चर्य है कि रेखा जैसे मंच का ये पतन, कि वो ये कहे कि सरकार के विरुद्ध कोई कविता ना पढ़ी जाए, हास्यास्पद है ये। तो लेकिन अशोक वाजपेयी ने सही काम किया और जाने से इनकार कर दिया। तो बस इतना, और कहना, नमस्कार। शुक्रिया, शुक्रिया नरेश जी, आप को हमने तकलीफ दी, मगर अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं यह मन में लोभ रहता है कि आपको सुने, अधिक से अधिक सुने, और काफी कुछ सुना आज भी और पहले भी। आप सभी मित्रों का धन्यवाद।
साथियों, और नरेश जी का हार्दिक आभार कि उन्होंने समय निकाला और इतनी सुंदर बातचीत संभव हुई। और जो कह रहे थे कि आज आपको आना पड़ा, लेकिन हम तो कब से चाह रहे थे कि आप आए। और कुछ न कुछ समस्या तो बनी ही रहती है कि नरेश जी लगातार यात्राओं में भी रहते हैं। हम तब से इनके संपर्क में हैं, जब ये मुंबई में थे, जब ये गोवा गए, हमने कोशिश की कि मुंबई से हो जाए, हमने कोशिश की गोवा से हो जाए, मगर लखनऊ के बाशिंदे को लखनऊ से ही अपनी बात रखनी थी। तो आज वे लखनऊ से ही यह बात रख भी रहे हैं। ही आज की यह रात्रि नरेश जी के सानिध्य में अच्छी रही, और हम लोग इस बहाने इन दो कवियों की संगति को और उनकी सहयात्रा को भी समझ सके, हम लोग उसके भी गवाह बने। हार्दिक आभार नरेश जी, नमस्कार। और मित्रों, अशोक वाजपेयी जी पर यह एकाग्र जारी है। कल हम एक नई कड़ी में किन्हीं और वक्ता को सुनेंगे। शुभ रात्रि।